नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर पे चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल इस खबर से भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दोनों की साख जुड़ी हुई है। दरअसल साथियों, मध्य एशिया में यमन देश स्थित है, जो पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध जैसे वहां पर हालात बने हुए हैं और वहां पर जो अस्थिरता की सरकार, अस्थायी सरकार बनी हुई है। आपको बता दूं कि यमन के आधे हिस्से में वहां के हूती विद्रोहियों के द्वारा शासन किया जा रहा है और आधे हिस्से पर यमन सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन कुछ हिस्सों को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल जो ये हूती विद्रोही हैं साथियों, ये लड़ाके हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी है, ठीक उसी प्रकार से हैं। और अफगानिस्तान में भी जो इस प्रकार के संगठन है, जिसको हाल ही में रूस ने मान्यता भी दी है, वो भी ठीक इसी प्रकार के हैं। तो साथियों, वहां पर स्थिति बनी हुई है और जो हूती विद्रोही हैं, ये अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे पावरफुल देशों के भी सिरदर्द बने हुए हैं। आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी बीच भारत भी इनसे जाकर के मामला भारत का भी फंस गया है। दरअसल भारत की एक लेडी नर्स हैं जो यमन में निवास करती थी और निवास के दौरान उन्हें वहां पर किसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल 16 जुलाई को फांसी देने दिए जाने की बात निकल कर आ रही है खबरों में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 16 जुलाई को जो निमिषा प्रिया हैं, इनको फांसी दी जाने की बात कही गई है। आगे हम इसमें बात करेंगे कि भारत इस मामले में कैसे निपटता है, क्योंकि भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख जुड़ी हुई है। और एक चीज ये कहें कि भारत के जो विदेश मामले, भारत के जो प्रवासी लोग रहते हैं, उनके साथ एक साख जुड़ी हुई है। और भारत का जो हूती विद्रोही है, इनसे कोई सीधा संबंध नहीं है, ना ही भारत का वहां पर कोई डिप्लोमेट है या दूतावास है। तो इस मामले में भारत कैसे निपटता है, आगे हम इस पर बात करेंगे। पहले आपको हम यमन की यथास्थिति के बारे में बता देते हैं, यमन कहाँ पर स्थित है। तो आप जब गूगल मैप पर देखेंगे या फिर मैप पर देखेंगे, तो हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा आपको, दक्षिण पश्चिम एशिया में। और उसी ठीक पश्चिम दिशा में सीधे यमन दिखाई देगा। साथियों, गल्फ ऑफ अदन के बगल में है। अ, अदन की खाड़ी पर आप देख सकते हैं, इसके पीछे, इसके बगल से यहाँ से लाल सागर निकलती है और यहाँ पर स्वेज नहर है। स्वेज नहर साथियों, उत्तरी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों को, महाद्वीपों को एशिया से सीधे कनेक्ट करता है। एशिया के बाजारों में जहाज के द्वारा सामान लाने ले जाने में काफी अहम रोल अदा करता है। उसके नीचे अफ्रीका है। जब आपको जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपको मैप दिखाई देगा। इसके ऊपर ओमान देश आप दिखाई देख सकते हैं, ये ओमान देश रहेगा। इसके अलावा यूएई है, सऊदी अरब। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे सोमालिया है, अदन की खाड़ी। तो इस प्रकार से इसकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, हम आपको इसके कुछ इतिहास के बारे में बता देते हैं, ताकि आगे जब आप वीडियो को देखेंगे या फिर आगे जब चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। दरअसल साथियों, 19वीं शताब्दी के दौरान जब पूरे विश्व में लगभग कई देशों में ब्रिटिश साम्राज्य थी, ठीक उसी प्रकार से यमन में भी ओटोमन और ब्रिटिश शासकों के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा था। ओटोमन जो है साथियों, ये तुर्की के बड़े उद्योगपति थे, तुर्की के लोग थे जो वहां पर जाकर के शासन किया करते थे। ठीक। उसके बाद साथियों 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके युद्ध के बाद जब 4 साल तक युद्ध चलता है, युद्ध खत्म होने के बाद यमन गणराज्य की वहां पर स्थापना होती है। उसके बाद साथियों 1962 में यमन में तख्ता पलट हो जाती है और वहां पर दो भागों में यमन बढ़ जाता है। एक होता है उत्तरी यमन और दूसरा पार्ट कहलाता है दक्षिणी यमन। इसके अलावा इसके बाद वहां पर शासन चलते रहते हैं। आदन प्रोटेक्टरेट और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टियां वहां पर शासन करती हैं, दोनों भागों में अलग अलग। जैसे ऊपर की बात करें तो वहां पर आदन प्रोटेक्टरेट और जो स्वतंत्र पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो साउथ में यहाँ पर शासन करती है। इसके बाद साथियों 1990 में, मतलब 1990 में, वहां पर दोनों शासकों के द्वारा समझौते किए जाते हैं और दोनों राज्य मिला करके एक यमन गणराज्य बनता है। मतलब 1990 में जो आप मैप भी देख रहे हैं, ये 1990 के दौरान बना है, 1990 से ये चल रहा है। तो 1990 में दोनों सरकारें मिलकर के और एक यमन गणराज्य की स्थापना करते हैं, यमन देश की स्थापना कर देते हैं। तो साथियों, जो राष्ट्रपति हैं वो पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, अली अब्दुल्ला सलेह, ये पहले राष्ट्रपति यहाँ पर बनते हैं। और 1990 से लगातार वो 2012 तक कार्यकाल में रहते हैं। उसके बाद अरब स्प्रिंग की घटना होती है, आगे हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग क्या है। अरब स्प्रिंग की घटना होती है, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दे देते हैं 2012 में। अब आपको साथियों अरब स्प्रिंग के बारे में बता देते हैं। दरअसल साथियों क्या होता है कि जब देशों में, या कई सारे देशों में आप देख सकते हैं, अमूमन भारत में भी, या फिर कई सारे देशों में जहां पर तानाशाही सरकारें होती हैं, लोकतंत्र लाना होता है, या फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और अत्याचार जैसे मामले बढ़ने लगते हैं, तो वहां पर लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जन आंदोलन थी जो 2010 में शुरू हुई थी। 2010 में शुरू होकर 2011 तक पूरे आसपास के एरिया में फैल गई थी। साथियों, ये अरब देशों में हुआ था, जैसा कि मैं बता सकता, मिडिल ईस्ट में।
जो अरब देश है वहां पर हुआ था, तो इसलिए इसको अरब स्प्रिंग नाम दिया गया। साथ ही उसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में एक गरीब फल बेचने वाले युवक जो मोहम्मद बुआजीजी थे, उन्होंने एक पुलिस के मतलब कि ज्यादती से परेशान होकर के खुद को जला लिया था। इसके बाद से पूरे देश में गुस्सा भड़क गया और 2011 में जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति थे जिन अल अब्दीन बेन अली, इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। साथियों उसके बाद ये जो पूरा अरब स्प्रिंग की घटना है, इस प्रकार से आंदोलन है, जन आंदोलन, ये पूरे मिस्र, लीबिया, सीरिया, बहरीन, अल्जीरिया, मोरक्को, जॉर्डन, जो ये साउथ अफ्रीकन महाद्वीप में आते हैं, इनके आसपास के देशों में ये पूरा फैलने लगा। ठीक इसी प्रकार की घटना साथियों यमन में भी हुई। यमन में 2011 के आरंभ में भी स्प्रिंग जो अरब स्प्रिंग थी, इसके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, वहां पर भी विद्रोह होने लगी और बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति जो खराब थी, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, इनके खिलाफ वहां पर यमन में जो है ये क्रांति होने लगी। इसके अलावा साथ ही वहां पर एक मुद्दा और बना था जिसमें जो सोलह राष्ट्रपति हैं, अली अब्दुल्ला सोलह जो राष्ट्रपति थे यमन के, उन्होंने एक संविधान में संशोधन करना चाहते थे कि ताकि जो राष्ट्रपति का पद है उनके आने वाले उत्तराधिकारी यानी उनके बेटे को मिल सके। तो इस प्रकार की खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि उनके बेटे को लेकर के, मतलब कि जो अगला राष्ट्रपति बने उनका बेटा बने। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ संशोधन लेकर आ रहा था राष्ट्र संविधान में। तो उस चीज को लेकर भी यमन में क्रांति हुई और यमन पर विद्रोह, यहाँ पर मतलब जो आंदोलन होने लगे। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। 2012 में राष्ट्रपति सोलह इस्तीफा दे देते हैं। अब साथियों इनमें जो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं सबसे ज्यादा हुती होते हैं, हुती विद्रोही, जिन्हें हम वर्तमान में ये सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुती विद्रोही के नाम से जाना जाता है। साथ ये जो हुती होते हैं यमन की, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, और ये कि शिया मुस्लिम विद्रोही संगठन है। मतलब मुस्लिम धर्म में दो प्रमुख संगठन बताए जाते हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया धर्म के, ये शिया धर्म को मानने, शिया समुदाय को मानने वाले ये मुस्लिम विद्रोही हैं जो यमन में सक्रिय हैं। दरअसल साथी हुती विद्रोही जो थे यमन के, जैसे बताया, शिया जैदी शिया मुसलमान हैं, और इनकी जो समूह की स्थापना है 1990 के दशक में ही हो गई थी। जब 1990 में यमन गणराज्य बना था तभी से इनकी स्थापना हो गई थी, और उनके जो प्रमुख थे वो हुसैन बरुद्दीन अल हुती ने इसकी स्थापना की थी। साथियों समूह का जो नाम है हुती, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मतलब कि बरुद्दीन अल हुती के नाम पर ही हुती नाम से पड़ा, हुती विद्रोही ये कहलाए हैं। ये लोग साथियों उत्तरी इलाके में, मतलब कि जो उत्तरी वाला पार्ट है, मैं बताया था कि जो उत्तरी गणराज्य था उसके पार्ट में काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। साथियों बात करें हुती विद्रोह की, तो हुती विद्रोह साथियों 2004 में हुसैन अल हुती, दरअसल वहां पर उनकी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि अब्दुल हुसैन अल हुती जो थे, हुसैन अल हुती जो ये थे, इनकी हत्या कर दी गई 2004 में। जो हत्या की गई तो यमनी सेना के द्वारा, यमन में तो तत्कालीन जो सरकार थी की सेना के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से जो उसके समुदाय के मानने वाले लोग थे उन्होंने हथियार उठा लिए, और 2004 से लेकर के 2010 तक यमन सरकार और हुतियों के बीच कई कई बार लड़ाइयां हुई, और काफी ज्यादा सारे वहां पर स्थिर सरकार रही और युद्ध जैसे हालात बने रहे। इसके बाद साथ ही 2014 में, जब 2012 में ये 16 जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया और भाग गए देश से, उसके बाद 2014 में हूथियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, और जनवरी 2015 में जो हूथियों के यमन के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी, जिन्होंने 2012 के बाद बनाया गया था, वो सत्ता से उनको बेदखल कर देते हैं और वो सऊदी अरब भाग जाते हैं। मतलब 2014 में कब्जा करते हैं और उसके बाद 2015 में जो ये राष्ट्रपति थे वहां के, वो सत्ता से उनको बेदखल कर दिया जाता है और वो सऊदी अरब भाग जाते हैं। इसके बाद साथियों जो आप देख सकते हैं मैप में, वर्तमान में अब जो हूथियों की जो कब्जे वाली एरिया है, ये आप डॉट में देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर का पूरा डॉटेड देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो कहलाता है, ये अभी सना, सना इसकी राजधानी है उत्तरी यमन की, यहाँ पर हूथियों का कब्जा है। और इसके अलावा जो ये पूरा पार्ट है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो कहलाता है इधर का, ये उत्तरी यमन कहलाता है, दक्षिणी यमन कहलाता है। उत्तरी यमन के इस वाले हिस्से में हूथियों के द्वारा कब्जा किया हुआ है, और जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं मैप पर, इनके द्वारा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, विवाद की स्थिति बनी हुई है, और ये जो बॉर्डर है। इसके अलावा जो दक्षिणी यमन है, जहाँ पर यमनी सरकार, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार शासन कर रही है, उसकी राजधानी एडन है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति बनी हुई है और आए दिन यहाँ पर विवाद बने रहते हैं। अब साथियों मामला ये है कि हूती को जो है, हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थक माना जाता है, और आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ है, और इसमें इजराइल की जो साथ दिया है वो अमेरिका ने दिया है। इसके अलावा साथियों ईरान उन्हें इस्लामिक क्रांति का समर्थक मानता है, मतलब ईरान को पूरी तरह से जो है समर्थन करता है। इसी बीच ईरान और सऊदी अरब को लेकर के भी आप देख सकते हैं, ये बुरा ईरान है और सऊदी अरब, इन दोनों देश को लेकर भी छद्मवार चला रहता है। आए दिन कहीं ना कहीं इनके बीच जो है छद्मवार, ये प्रॉक्सी वार के रूप में बना रहता है।
अब साथ ही हूती चर्चा में क्यों है? दरअसल मैंने आपको बताया कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि दरअसल 2024 से 25 के बीच में जब से इजराइल और ईरान के बीच दोनों की युद्ध तनाव भी हुई है, क्योंकि ईरान जो साथियों गाजा पट्टी फिलिस्तीन जैसा कि मतलब इजराइल और जो हमास के बीच युद्ध बना रहता है, युद्ध होते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के ईरान जो है ये फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है और ईरान के समर्थक कहलाते हैं हूती विद्रोही। तो साथियों गाजा पट्टी पर जैसे इजराइल हमला करता है और वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं पहुंचाने से मना करता है, कई बार खबर निकल कर आ रही थी कि जो मानवीयता सहायता है वो पहुंचाने से मना कर रहा था। तो इसके बीच में जो यहाँ से जहाजें आती हैं या बात करें जो, क्योंकि व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जहाज जो यहाँ से सुएज नहर से निकलती हैं और लाल सागर होती हुई फिर इस प्रकार से अरेबियन सी में आ जाती हैं, अरब सागर में आ जाती हैं, तो इस पूरे एशिया महाद्वीप में फैलती हैं और यहाँ पर व्यापार कारोबार चलता है। तो इन जहाज़ों में अमेरिका के जहाज होते हैं, ब्रिटेन के जहाज होते हैं, यूरोप के और कई देशों के जहाज होते हैं, इसमें इजराइल के भी जहाज होते हैं। तो हूती विद्रोहियों के द्वारा साथियों ये लाल सी मतलब रेड सागर में, लाल सागर में यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर उनके द्वारा हमला किए जाते हैं। हालांकि इसके खिलाफ इजराइल विरोधी के मान चलते ये हमला किया जाता है और इसके बाद इस हमले के चलते अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर कई बार हवाई से हमले भी उन्होंने किए हैं। इस प्रकार से उन्होंने नाक पर दम कर रखा है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, कई सारे देश हैं जिनसे इससे परेशान रहते हैं। तो इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। अब साथियों इसके अलावा भारत जो इसका भारत का स्टैंड है इसके पीछे, तो भारत साथियों हूती विद्रोहियों को मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों को वैध सरकार भी नहीं मानती है। जो सना में अभी ये शासन किए हुए बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, तो इनको भारत जो है वैध सरकार नहीं मानता है। भारत इनकी आधिकारिक मान्यता यमन की भारत जो है अमन की जो अमन सरकार यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त सरकार है, उसको भारत भी मान्यता देता है। हालांकि भारत यमन में शांति और समर्थन के समाधान शांति रूप से बातचीत की जाए उसके प्रयास में भारत लगातार समर्थन किया है। अब बात करें साथियों खबर की, दरअसल खबर अभी निकल कर ये आ रही है कि भारत इस मामले में इसलिए फंसा हुआ है कि भारत की लेडी डॉक्टर जो है निमिषा प्रिया, इस प्रकार की अब हेडलाइंस बन रही हैं न्यूज चैनलों में, आप देख सकते हैं समाचार पत्रों में कि निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी, जिसकी डेट फिक्स हो चुकी है और 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। इससे पहले 14 जुलाई को वहां पर एक सुनवाई होनी है कोर्ट में, उस पर भी भारत का क्या स्टैंड है आगे हम बात करेंगे। साथ ही बात करें निमिषा प्रिया के बारे में, दरअसल निमिषा प्रिया एक प्रशिक्षित नर्स हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं। यमन में काम करने के लिए उन्होंने आवेदन किया था और वहाँ की निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो नर्स का काम करती थी। साथियों निमिषा पर एक हत्या का आरोप लगाया था जिससे उसने एक व्यक्ति को मार लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वहां पर सरिया न्याय व्यवस्था, सरिया कानून लागू है यमन पर, तो सरिया कानून के तहत उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है और 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। इस मामले में साथियों भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट है। भारत, आपको बता दूं कि मैं जिसे जो हूती विद्रोही हैं वो सना पर कब्जा किए हुए हैं और इसी सना नामक स्थान पर, जो सना उसकी राजधानी है, वहां पर इनको कैद है और वहीं पर फांसी दी जानी है। तो चूंकि पूरी यमन हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, तो भारत का कोई डिप्लोमेटिक दबाव डालने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन कोई डायरेक्टली वहां पर पहुंच नहीं है। इसके अलावा भारत के कई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक जो हस्तियां हैं उनके द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है। हालांकि साथ ही उसके मामले में कुछ जानकार बता रहे हैं कि इसके बाद दो ही मामले इनसे लगते हैं, या तो जो राष्ट्रपति हैं या फिर यूँ कहें कि यहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा इस फांसी को जो है कैंसिल कर दी जाए, तब उनकी जान बच सकती है, या फिर उनको ब्लड मनी के रूप में मदद देने की कोशिश की जाए। ब्लड मनी साथियों एक प्रकार का सरिया कानून में एक प्रकार का जो मुआवजा टाइप का होता है। जैसे क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो यह तो व्यक्ति सरिया कानून में उसकी प्राइज मनी जो रखी जाती है, जो मनी होती है, पैसे दे करके उसके मामले में उस परिवार के लोग, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, तो वो पैसे भी उनको दिए जाते हैं, ब्लड मनी दी जाती है, डाइट दी जाती है, तो उसमें वो विचार कर सकते हैं और उन्हें माफ कर सकते हैं, तब उनकी जान बच सकती है। इस मामले में विचार चल रही है साथियों। भारत सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को फैसले यानी सुनवाई होगी। इसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। साथियों बात करें यमन में, इससे खबर इसलिए जग रही है क्योंकि अभी आशा की किरण इसलिए निकल कर आ रही है वहां से भी, क्योंकि जब 2015 में यमन में युद्ध हुआ था और अगर युद्ध जैसे हालात बन गए थे, तो वहां पर सना में और मतलब कि उत्तरी यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद भी भारत सरकार की डिप्लोमेटिक और जो राजनीतिक विजय बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर 4600 से अधिक भारतीयों और 960 विदेशियों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जो कि हूती नियंत्रण से था। हूती वहां पर नियंत्रित कर रहे थे उसके बाद भी। तो भारत की एक कूटनीतिक संतुलन का उदाहरण था, जिसमें दोनों पक्षों के मामले में काफी आगे बात निकल कर आई है।
इस मामले में साथियों भारत की क्या स्टैंड है? तो भारत साथियों निमिषा प्रिया का एक मामला चूंकि मानवाधिकार के मुद्दों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि विदेशी धरती पर किसी भारतीय नागरिक के मृत्युदंड का प्रश्न न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवेदनशील रहा है। और भारत के इमेज की बात है, क्योंकि भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा कूटनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली है। तो इस चीज को लेकर के भी, इसके अलावा साथियों भारत का मामला विदेशी नीति और कूटनीतिक दबाव के प्रति उसकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक, राजनयिक और मानवीय पहलुओं के साथ सामने आ सकती है। साथियों यमन प्रवासी, इसके अलावा प्रवासी सुरक्षा, जो क्योंकि भारत के यमन के अलावा विश्व भर में भारत के जो प्रवासी हैं वो फैले हुए हैं, और कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा की चर्चा को भी इस मुद्दे को लेकर के जुड़ी हुई है, क्योंकि इस प्रकार के यदि भारत का रवैया रहता है तो आए दिन किसी भी देश में इस प्रकार की घटनाएँ यदि होती हैं, अस्थिर सरकार होती है, तो भारत का क्या स्टैंड रहेगा? तो ये भी काफ़ी देखने वाली बात हुई। बहरहाल साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।